ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों, अब ऑनलाइन क्या हो गया? ऑनलाइन वाले बच्चों, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सबके? ठीक है, लाइए कहां तक हो गया था कल? हाँ जी, लास्ट टाइम पे अपन बात कर रहे थे रेडिएशन फोर्स की और उसके बाद रेडिएशन प्रेशर की, हमारी बातें हुई थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ये जो हमने कल पढ़ा था, एनर्जी, मास, लीनियर मोमेंटम, फोर्स एंड प्रेशर, ये आप ऐसा ना समझें कि खाली विजिबल लाइट के लिए ही एप्लीकेबल है। ये विजिबल लाइट जैसे 7 रेडिएशंस के ऊपर एप्लीकेबल है। देखिए, विजिबल लाइट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव माना हुआ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले हमारे पास 7 रेडिएशंस हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। अगर मैं अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हूं तो एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अब एनर्जी अगर बढ़ रही है तो E इक्वल्स टू एच न्यू, क्या फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती हुई है और वेवलेंथ घटती हुई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं जिसका रेस्ट मास 0 हो और इसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो इन वैक्यूम। ऐसे रेडिएशंस जिनका रेस्ट मास 0 होता है और इनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो वैक्यूम में, इन तमाम रेडिएशंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड विजिबल लाइट इज जस्ट वन ऑफ देम, केवल उनमें से एक रेडिएशन। अब तक डिस्कवर किया गया सबसे लीस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन है रेडियो वेव। सबसे लीस्ट एनर्जेटिक रेडिएशन जो अब तक सो फार डिस्कवर हुआ है वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव के ऊपर आती हैं माइक्रोवेव्स, उसके ऊपर होती हैं इंफ्रारेड, जिनको हीट वेव्स भी बोलते हैं। इसके ऊपर आती है विजिबल। हमारी आईज का जो रेटिना है वो केवल विजिबल लाइट को ही देख सकता है, जिसकी वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम। इसी में हमारा सतरंगी संसार होता है, विबग्योर। ये 7 कलर्स इसी में आते हैं, यही होता है बस। हमारा रेटिना 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम को ही देख सकता है। अब इसके ऊपर रेडिएशन हजार्ड चालू होता है। अब वो रेडिएशंस आते हैं जो कि बहुत हार्मफुल होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे, कार्सिजेनिक रेडिएशंस होते हैं। इनमें आता है अल्ट्रावायलेट, फिर उसके बाद आती है एक्सरेज, और फिर आती है गामा रेज। ये 7 EMWs होते हैं। हमारी जो फोटोन थ्योरी है, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट है, ये इन 7 पर एप्लीकेबल, केवल इन 7 रेडिएशंस पर ही एप्लीकेबल। अब तक डिस्कवर किया गया सबसे हाईली एनर्जेटिक है गामा रेज और सबसे लीस्ट एनर्जेटिक है रेडियो वेव्स। गामा रेव से ऊपर नहीं कोई खोजा गया और रेडियो वेव से कम नहीं खोजा गया। ठीक है भाई। अब मान लीजिए विजिबल लाइट में से मैं कोई एक पर्टिकुलर कलर उठा लेता हूं, कोई कलर निकाल लिया, तो आप एक बात ध्यान रखें, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कलर है वो डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पे। किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी। कलर डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किसी भी रेडिएशन का जो कलर होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है भाई। और अगर मान लीजिए मैं कहता हूं लाइट है ऑफ सिंगल कलर, अगर कोई लाइट है ऑफ सिंगल कलर, अगर हमारे पास कोई लाइट है सिंगल कलर की, जैसे ब्लू कलर की लाइट उठा ली, तो सिंगल कलर का मतलब ये है कि उसमें जितने भी फोटोन्स हैं, भाई कलर ब्लू है उसका, तो जितने भी फोटोन्स हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सेम। तो ऐसी लाइट जो सिंगल कलर की होती है उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। क्या? मोनोक्रोमेटिक। लाइट ऑफ सिंगल कलर इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक। ऐसी लाइट का सिंगल कलर होता है, इसका मतलब सारे फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, इसको कहेंगे हम मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलेंगे इनको? मोनोक्रोमेटिक लाइट। ओके, ये है हमारी मोनोक्रोमेटिक लाइट। ठीक है, तो अगर मोनोक्रोमेटिक वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब हर फोटोन की फ्रीक्वेंसी सेम और हर फोटोन की एनर्जी भी सेम। Each and every photon will have same frequency and its energy will be same.
तो ऐसी लाइट जिसमें सिंगल कलर होता है, यानी उन सारे फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम। अब जैसे मान लो व्हाइट लाइट है, ये व्हाइट कलर की लाइट आई, तो इस व्हाइट कलर की लाइट के अंदर सिंगल कलर नहीं, 7 कलर्स। इन सारे सातों रंगों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इन सातों के सातों कलर्स का मिक्सर होता है, इसको कहते हैं हम पॉलीक्रोमेटिक। क्या? पॉलीक्रोमेटिक का मतलब है जिसके अंदर बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के फोटोन्स प्रेजेंट हो। बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज के फोटोन अगर प्रेजेंट है तो उसको कहेंगे हम पॉलीक्रोमेटिक। और ऐसी लाइट जो सिंगल कलर की होती है उसको कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। क्या बोलेंगे उसको? मोनोक्रोमेटिक। ठीक है जी। तो याद रखें, यहां पर मोनोक्रोमेटिक वर्ड बहुत यूज में आएगा, तो मोनोक्रोमेटिक का आते ही ध्यान यूं समझ जाना, जितने भी फोटोन गिर रहे हैं सबकी फ्रीक्वेंसी और सारे फोटोन सेम एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बताइए, सबसे हाईली एनर्जेटिक कौन सा रेडिएशन है? गामा रे। सबसे लीस्ट एनर्जेटिक रेडियो। तो ये जो आप क्वांटम नेचर ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं, ये इन सातों रेडिएशंस के ऊपर एप्लीकेबल है, सबके ऊपर एप्लीकेबल है, इन सातों पे। गामा रेस से ऊपर कई बार हम पढ़ लेते हैं कहीं पे, जैसे कॉस्मिक रेस वगैरह पढ़ लेते हैं, पर ध्यान रखें कॉस्मिक रेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होती। कॉस्मिक रेस बेसिकली मटेरियल पार्टिकल्स की होती हैं, जिनमें होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है जी। तो ये पार्टिकल्स की रेज होती हैं जिनका रेस्ट मास जीरो नहीं होता। जब इनका रेस्ट मास जीरो होता ही नहीं है तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे कह सकते हैं इनको? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वही होती हैं जिनका रेस्ट मास जीरो होता है, इनकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। ठीक है भाई। तो इसलिए कभी भी इस रेंज में कॉस्मिक रेज नहीं आनी चाहिए, ये शुद्ध रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है। बनाइए स्पेक्ट्रम को। आपके नीट में कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली वो आपसे पूछता है कि फला रेडिएशन कौन सी रेंज का है। आप है ना गामा रेस की रेंज याद रख लो। गामा रेस की रेंज होती है 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम। अगर एक्स रेस की रेंज अपने को पता है 0.01 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम, तो अपने आप ऑटोमेटिकली रेंज बन गई ना। गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट और विजिबल की तीनों की रेंज बन गई ना यहाँ पर। आपके अभी रिसेंटली क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे जिसके अंदर ऐसी वेवलेंथ आई थी जो एक्सरे रेंज की थी, तो उसमें पूछा गया था रेडिएशन कौन सी रेंज का है। छोड़ रहे हो ना बात को? तो रेंज से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। बताओ, मीडियम चेंज होता है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती कि अनचेंज? अनचेंज, बिल्कुल सही।
वेवलेंथ चेंज हो जाती है कि मीडियम चेंज होने से? बिल्कुल वेवलेंथ चेंज हो जाती है क्योंकि स्पीड चेंज हो जाती है, बट फोटोन की एनर्जी सेम रहती है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हो गया है। अब नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स, इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स, इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स। देखिए इंटेंसिटी वही है जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है साउंड के अंदर, वो ये इंटेंसिटी होती है एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। आपने इंटेंसिटी पढ़ी है साउंड के अंदर 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर वी रो। यह एन फ्रीक्वेंसी है, ए एम्पलीट्यूड है ना, ये पढ़ा हुआ है आप लोग बिल्कुल। देखिए ये वेव के लिए होता है, वेव की जो इंटेंसिटी का फार्मूला होता है हम इसी फार्मूले को सॉल्व करके लाते हैं, लेकिन वहां तरीका अलग होता है। तो वेव्स के अंदर हम इस फार्मूले को वेव के हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ फार्मूला अलग तरीके से सॉल्व किया जाए, क्योंकि हम तो वेव थोड़ी मान रहे हैं, हम ये लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला, हम वेव थोड़ी मान रहे हैं, हम तो बंडल मान रहे हैं, क्वांटा मान रहे हैं। तो बताइए एनर्जी अपॉन टाइम को लिख सकते हैं हम पावर, पावर अपॉन एरिया। इसीलिए इंटेंसिटी या एनर्जी फ्लक्स की यूनिट आती है वॉट पर मीटर। इंटेंसिटी और फ्लक्स की पावर आती है, इंटेंसिटी और एनर्जी फ्लक्स की यूनिट आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम या फिर पावर अपॉन एरिया। अब हम इसको अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, हम वो नहीं लाएंगे फॉर्मेट, हम हमारे हिसाब से लाएंगे। सपोज एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर लाइट आकर गिर रही है, ये फोटोन्स आके गिर रहे हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूं लाइट मोनोक्रोमेटिक है। लाइट कैसी है? अगर लाइट मोनोक्रोमेटिक है तो बताइए जितने भी फोटोन गिर रहे हैं क्या सबकी एनर्जी सेम है? सारे फोटोन सेम एनर्जी डिलीवर कर रहे हैं। तो अब हम इस फार्मूले को अपने हिसाब से लिखेंगे, आई इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू बटा ए इंटू टी। क्या एक सेकंड में एक ही फोटोन आएगा क्या? कुछ तो आएंगे ना। तो हम कहते हैं एक सेकंड में एन फोटोन्स आ रहे हैं, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। एक सेकंड में एन फोटोन्स आ रहे हैं तो हमारे पास इंटेंसिटी हो जाएगी एनएच न्यू बटे ए। सिमिलरली अगर मान लो वेवलेंथ गिवन है तो एक फोटोन की एनर्जी एस सी बटे लैम्डा, ए और एन। भाई एस सी बटे लैम्डा तो एक फोटोन की एनर्जी, एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया। अब नंबर ऑफ फोटोन मैंने कह दिया पर सेकंड है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई? 1। मैंने लिखा ही नहीं टी को, टी की वैल्यू हो गई 1। तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि एन क्या है यहाँ पर सेकंड। ठीक है जी। तो ये आपके सामने यहाँ क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सबसे ज्यादा वेवलेंथ के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको नंबर ऑफ क्वांटा पूछेंगे, तो बताइए नंबर ऑफ क्वांटा क्या हो जाएगा? आई लैम्डा बटे एस सी। तो एन बटे ए हो गया ना ये। तो इस फार्मूले की जो यूनिट है वो बनेगी नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकंड। आपसे अगर पूछे फाइंड नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या आपसे कहे फाइंड द नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकंड, तो इसका मतलब आपसे एन बटे ए पूछ रहा है। भाई ए की यूनिट तो हो गई स्क्वायर मीटर और एन क्या है? पर सेकंड, फोटोन पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकंड। कई बार आपको क्वेश्चन में एरिया देते हैं, फिर कहते हैं कि बताओ कितने क्वांटा इंसिडेंट हो रहे हैं, तो इस एरिया को उधर ले जाना सामने। तो आई लैम्डा बटे एस सी इंटू क्या हो जाएगा? एरिया। तो बताइए अब यूनिट क्या बनेगी? नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, क्योंकि स्मॉल एन कल ही मैंने बोल दिया था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। बार बार लिखने की जरूरत है क्या इसको? कल मैंने लिख दिया था, फोर्स जब निकाला था मैंने स्मॉल एन को डिक्लेयर कर दिया था नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। तो ये नंबर ऑफ फोटोन हो गई पर सेकंड, ठीक है। तो अगर आपको एरिया गिवन हो तो सीधे इधर एरिया को लिया ना, ओके। और अगर मान लीजिए
आपसे पूछे नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकेंड, तो आप n/a को रहने देना, I λ/SC हो जाएगा। ठीक है। अब सिमिलरली पावर, पावर के भी क्वेश्चन आते हैं, पावर आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं डिस्कस कर लूं यहाँ पे। एक बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल यहाँ पर डिस्कशन में आता है कई बार, वो ये होता है कि टू सोर्स हैव सेम इंटेंसिटी but different frequencies. Two sources have same intensity but have different frequencies. तो मुझे बताइए, इंटेंसिटी सेम बता दी गई है ना, सेम बता दी गई, तो I इक्वल्स टू एनर्जी h न्यू बटे E। ठीक है, एक सेकंड में एक ही फोटोन आ रहा है क्या, n आ रहा है, तो n से मल्टीप्लाई होगा ना। अब इंटेंसिटी सेम बताई गई, प्लैंक्स कांस्टेंट ही कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो क्या n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। द रेडिएशन हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी विल हैव लेसर नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉर सेम इंटेंसिटी। अगर इंटेंसिटी सेम है तो जिस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी लार्ज है उसके नंबर ऑफ फोटोन कम हो जाए। तो कई बार कंपैरिजंस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, अगर रेड कलर की लाइट की बात करें तो रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी से कम है, तो इसका मतलब अगर इंटेंसिटी सेम है तो नंबर ऑफ एमिटेड फोटोन ऑफ रेड क्या होंगे, ब्लू से ज्यादा हो, ब्लू कलर की लाइट से क्या हो जाएंगे, वो ज्यादा हो जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, तो आप कंपेयर कर लेना फॉर सेम इंटेंसिटी, किसके लिए, फॉर सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इंटेंसिटी सेम है फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है भाई। अब बात करता हूं मैं पावर की। पावर क्या होगी, एनर्जी अपॉन टाइम। अब एनर्जी कौन दे रहा है, फोटोन, तो एक फोटोन की एनर्जी h न्यू। अब एक सेकंड में एक तो आ नहीं रहे, कितने आ रहे हैं, NH न्यू। ओके, सिमिलरली वेवलेंथ की टर्म्स में SC बाय लैम्डा, n से मल्टीप्लाई करो। ठीक है भाई, ये फार्मूले रटना मत, ये को रटने के लिए नहीं बता रहा है फार्मूले, आपको तो बेसिक याद रखना है बस। ऑन द स्पॉट खुलेगा ये क्वेश्चन, ऑन द स्पॉट आपको वैल्यूज रखनी है, यानी कि आप ये फार्मूला रटने बैठ जाएं, हजारों फार्मूले बनेंगे, किस किस को रटोगे। ठीक है ना, ये बस थोड़ी सी कैलकुलेशंस को ठीक करने के लिए SC यानी SI सिस्टम के अंदर प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू है, वो याद रखिएगा 2 × 10⁻⁻20। प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट याद रख लीजिएगा SI सिस्टम के अंदर कितना, कौन सा सिस्टम है ये, SI सिस्टम, 2 × 10⁻⁻25, 2 × 10⁻⁻25। ओके, तो इससे आपको कैलकुलेशन में थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। ठीक है जी। अब एक बात मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ गई, तो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने का क्या मतलब है, क्या हम कह सकते हैं ब्राइटनेस बढ़ गई। तो अगर मान लीजिए हम यहां पर यूं कहें कि व्हाट इज द इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, चमक। अगर लाइट ज्यादा इंटेंस होगी तो हम कहेंगे उसकी ब्राइटनेस भी ज्यादा है। अब ये तो एक जनरल सी बात है, मैथमेटिकली इसका क्या मीनिंग है, तो मुझे बताइए, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं, अगर मैं मोनोक्रोमेटिक लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो एक्चुअली मैं बढ़ा क्या रहा हूं, आप इस फार्मूले पे आइए, मैं बढ़ा क्या रहा हूं बताइए मुझे, क्या मैं हर फोटोन की एनर्जी बढ़ा रहा हूं, भाई मेरे पास ब्लू कलर की लाइट है, इंटेंसिटी बढ़ा दूं तो भी ब्लू रहती है, तो कलर तो सेम हो गया ना, तो ईच एंड एवरी फोटोन इज डिलीवरिंग सेम एनर्जी, लेकिन ओवरऑल टोटल एनर्जी बढ़ गई। भाई इस फार्मूले को देखो, h न्यू कांस्टेंट, a कांस्टेंट, तो क्या I प्रोपोर्शनल टू है, अगर इंटेंसिटी बढ़ रही है इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं। देखो एक फोटोन की एनर्जी है सपोज h न्यू, 10 फोटोन्स गिरे तो टोटल एनर्जी कितनी, 10 h न्यू। अब मैं कहता हूं फोटोन्स का नंबर 20 कर दिया, लेकिन एक फोटोन की एनर्जी तो उतनी ही है ना, तो ये टोटल एनर्जी है, ये तो बढ़ गई ना।
भाई इस सरफेस पे गिरने वाले फोटोन्स का नंबर बढ़ गया तो टोटल एनर्जी भी तो बढ़ गई ना, लेकिन एक इकलौते फोटोन की एनर्जी में कोई फर्क पड़ा गया। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि अगर अपन इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो नो डाउट, नो डाउट टोटल एनर्जी बढ़ती है, लेकिन एक इकलौते फोटोन की एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेपरेटली एच न्यू रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द नंबर ऑफ क्वांटा इंक्रीजेस। ठीक है भाई, नोट करिए इसको, जैसे बोर्ड पे लिखा है एज इट इज नोट कीजिए, और ये स्टेटमेंट मैं आपको लास्ट में लिखाऊंगा। हो गया,
अब ये स्टेटमेंट लिखो जो मैंने आपसे बोला है, लास्ट में एक एरो मार्क करके लिखिए। इफ इंटेंसिटी of monochromatic light if intensity of monochromatic light is increased, then number of photons crossing through a given area, increases per second, while energy of each photon remains same. Energy of each photon remains same. ये आपकी एनसीईआरटी का ही पॉइंट है। अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान रखिएगा, या आपको तो बस ये फील करके रखना है कि अगर इंटेंसिटी बढ़ गई तो एक एरिया से गुजरने वाले फोटोन्स का नंबर बढ़ जाए, जबकि एक इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई टोटल एनर्जी तो बढ़ गई, लेकिन इकलौते एक फोटोन की एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई नहीं। ठीक है ना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे। ये आपने आगे जाके लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आएगा, वहां भी ये काम आएगी चीज। ओके, चलो एक क्वेश्चन लिखो। अर्थ receives energy flux of 1.388 watt milliwatt 1.388 milliwatt per meter square from sun. Find the number of quanta incident per square meter area per second on Earth surface. Average wavelength of light 550 nanometer. Average wavelength of light 550 nanometer. Okay. मैं आपसे कह रहा था कि आपको फार्मूले रटने नहीं है, आपको तो इंटेंसिटी दिखाई दे रही है, तो इंटेंसिटी हो गई एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट। अब ये एनर्जी कौन दे रहा है? फोटोन। अब आपको वेवलेंथ दे रखी है, तो फोटोन की वेवलेंथ के टर्म्स में एनर्जी हो जाएगी sc/λ इंटू ए। अब एक सेकंड में एक फोटोन तो आ नहीं रहा, कितने आ रहे होंगे? एन, ऐसे एन से गुणा। अब आपको नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकंड चाहिए, तो क्या n/a चाहिए? तो I λ/sc। ऐसे ऑन द स्पॉट बनाने पड़ेंगे फार्मूले।
ये याद में थोड़ी रहेंगे, रटने नहीं है अपने को तो लॉजिकल याद रखना है कि बेसिक क्या था। ठीक है जी। अब आप वैल्यू रखना चालू कर दो। 1.388 मिली का मतलब 10 की पावर -3। 550 नैनो, नैनो मने 10 की पावर -9। और अभी मैंने बताया था प्लैंक्स कांस्टेंट स्पीड ऑफ लाइट 2 इंटू 10 की पावर -25। आप सॉल्व कर लें इसको। क्या ये 0.699 हो गया? क्या 0.699 को नियरली 0.7 लिख सकते हैं? बोलो। 0.7 इंटू 550, इधर ये कितना हो गया? 10 की पावर 30। 10 की पावर 13 हो गए ना। अब ये पॉइंट हटेगा, 0 कटेगा। 7 5 35, 7 5 35, 385 इंटू 10 की पावर 13। क्या हम इसको ले सकते हैं 3.85 इंटू 10 की पावर 15 फोटोन पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकंड। ये आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन। बताओ, सिंपली इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख के मैंने वैल्यू रखी है ना। जो अभी आपको समझाया था मैंने बस उसी को फॉलो किया है। आ गया रिजल्ट? रिजल्ट अपने आप आता है। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। हो गया ये? नोट कर लिया? लिखो ए लाइट बीम, a light beam having intensity 150 milliwatt per centimeter square, 150 milliwatt per centimeter square, wavelength 400 nanometer, wavelength 400 nanometer, incident normally, incident normally on a surface, if beam have cross section, if beam have cross section 4 centimeter square, if beam have cross section 4 centimeter square, find number of quanta incident per second. Find number of quanta incident per second. क्या अब इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको स्मॉल एन चाहिए तो एरिया उधर ट्रांसफर हो जाएगा? भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला एक फोटोन की एनर्जी एससी बाई लैम्डा इंटू ए एन है ना। अब एन आपको चाहिए तो आई लैम्डा बटे एससी इंटू ए। इंटेंसिटी आपको दे रखी है 150 मिली, मिली मींस 10 की पावर -3 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर है ना। वेवलेंथ आपको दे रखी है 400 नैनोमीटर, नैनो मींस 10 की पावर -9 अपॉन एससी 2 इंटू 10 की पावर -25।
एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या 4 इंटू 10 की पावर -4 हो गया ये? 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 कट गया, 1 2 3, 10 की पावर -3 कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, 8 15 120, 15 8 जा 120, ये 9 है 25, 25 में से 9 गए तो 16, तो 1.2 इंटू 10 की पावर 80 पर सेकेंड। यारा भाई, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। अच्छा, अगर ये पर आवर पूछा हुआ होता तो क्या 3600 पर आवर, और अगर पर डे बोले तो 86,400, क्या ये पर डे बन जाएगा? हाँ, ये समझ में आ गया कि कर लोगे भैया, ये हो जाएंगे पढ़ने से। चलो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। ये हमारे इंटेंसिटी के क्वेश्चंस थे, एक में एरिया दिया था, एक में एरिया नहीं दिया था, खत्म बात। एक में नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पूछे थे, एक में नंबर ऑफ फोटोन पर स्क्वायर मीटर एरिया पर सेकंड पूछे। आप तो बेसिक फार्मूला लिखना है, एनर्जी अपॉन ए इंटू टी, ओके। बाकी फिर अपने हिसाब से चेंज कर लेना फार्मूला। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द नंबर ऑफ क्वांटा, find the number of quanta emitted, find the number of quanta emitted from a source, each having wavelength 0.4 micrometer, each having wavelength 0.4 micrometer. The source is capable to convert, the source is capable to convert 25% electrical energy, 25% electrical energy into light, 25% electrical energy into light. Power of source 60 watt, power of source 60 watt. पहले तो बताओ ये 60 वॉट क्या चीज है? पावर इनपुट, उस पर लिखा हुआ है। तो ये पावर इनपुट है, अपने को चाहिए पावर आउटपुट। 25% है तो 25/100 इक्वल्स टू, या 25 इंटू 60 कर दो तो आउटपुट आ जाएगी ना। तो आउटपुट पावर कितनी आई? 15 वाट। तो लाइट की पावर है 15 वाट।
अब अपन ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए, लाइट की पावर के लिए, ठीक है ना। तो पावर इक्वल्स टू एन एस सी बाय लैम्डा, तो एन इक्वल्स टू अपने को चाहिए पावर इंटू लैम्डा बटे एस सी। पावर कितनी है 15, वेवलेंथ 0.4 माइक्रो, मतलब 10 की पावर -6 बटे 2 इंटू 10 की पावर -20। क्या ये 3 इंटू 10 की पावर 19 हो गया बेटा पर सेकंड। इस टाइप की प्रॉब्लम आपकी 2015 या 16 नीट में आई थी। ये रिसेंटली इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, 2016 या 15 में आया हुआ है। हाँ जी, पावर का क्वेश्चन हो, इंटेंसिटी का क्वेश्चन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। मिटा दो। देखो, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, कैसी है सरफेस, तो फोर्स क्या होता है NH बाई लैम्डा। एक फोटोन का मोमेंटम H बाई लैम्डा। अब एक फोटोन तो आ रही रहा, कितने आ रहे हैं N, तो कितना हो गया मोमेंटम NH बाई। सरफेस एब्जॉर्बिंग है तो यही फोर्स है। अब पावर की बात करता हूं, पावर क्या होगी NSC बाई लैम्डा। अब यहां से C को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं, तो क्या NH बाई लैम्डा को सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो आपके पास फोर्स आ रहा है पावर की टर्म्स में, पावर बटा C। तो सरफेस अगर एब्जॉर्बिंग हो, कैसी हो, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है, तो इस कंडीशन में फोर्स और पावर में रिलेशन है पावर बटा C। लेकिन अगर सरफेस रिफ्लेक्टिव हो, देखो फोर्स कितना आएगा रिफ्लेक्शन में, पावर तो वही रहेगी, पावर तो स्केलर क्वांटिटी है ना भाई। NH बाई लैम्डा को सब्स्टिट्यूट करोगे तो फोर्स इक्वल टू कितना आएगा 2 पावर बाई। आजकल इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं जिसके अंदर पावर देते हैं, फोर्स पूछते हैं, इंटेंसिटी देते हैं, फोर्स पूछते हैं, ठीक है भाई। तो याद रखिए, अगर सरफेस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग है तो फोर्स इक्वल टू पावर बटा सी, और रिफ्लेक्टिव होता 2 पावर बटा सी। और अगर प्रेशर आ जाता है तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, एरिया से। नोट करिए, ये रिलेशन है फोर्स के और पावर के।
आज हो गए? अरे हो गया क्या? चलो एक क्वेश्चन लिखो। देखो, जब रे रिफ्लेक्ट हुई है तो लीनियर मोमेंटम और फोर्स होते हैं वेक्टर। तो आते टाइम आपने लिया है NH बाई लैम्डा, तो जाते टाइम क्या लोगे? माइनस NH बाई लैम्डा, कल बताया था। तो फाइनल है माइनस NH बाई लैम्डा, इनिशियल है NH बाई लैम्डा। तो जब फार्मूला लिखते हो चेंज इन मोमेंटम का, हम कल कर चुके कॉपी में, माइनस NH बाई लैम्डा माइनस NH, तो हो जाता है माइनस 2NH बाई लैम्डा, उससे ये फोर्स बना है। अब पावर तो स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन का क्या लेना देना? पावर तो बस पावर होती है, खत्म बात। एनर्जी अपॉन टाइम, इसलिए यहां पर दो नहीं आता। ऑनलाइन वाले बच्चे ने पूछा है, इसको जवाब दे रहा हूं, ठीक है ना? पावर में दो नहीं आएगा, पावर स्केलर क्वांटिटी, वो काहे को डबल होएगी? पावर तो पावर रहेगी, उसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? अरे समझ गया ऑनलाइन वाले? चलो क्वेश्चन लिखो आप, तो लिखो। एनर्जी फ्लक्स एनर्जी फ्लक्स of 30 into 10 की पावर -4 energy flux of 30 into watt bar meter square incident normally on a perfectly reflective surface on a perfectly reflective surface of area 9 centimeter square 9 centimeter. Find magnitude of average force. Find magnitude of average force experienced by the surface. अब क्वेश्चन में एनर्जी फ्लक्स दिया है यानी इंटेंसिटी, तो क्या करें? बिल्कुल, क्या इंटेंसिटी होती है? पावर अपॉन एरिया। तो पावर क्या हो जाएगी? इंटेंसिटी इंटू एरिया, बस इतना सा करना है। अब रिफ्लेक्शन है तो दो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल, रिफ्लेक्शन है तो यही फार्मूला लगेगा। तो 2 पावर की जगह लिखोगे I इंटू ए बटा सी। 2 इंटू इंटेंसिटी कितनी? 30 इंटू 10 की पावर -4। एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 इंटू 10 की पावर -4। सी 3 इंटू 10 की पावर 8, ये 10 हो गया, 18 हो गया। कितना हो रहा है ये? 8 ऊपर जाके 16, 15, 10 की पावर -15 हो गया ना। तो 1.8 इंटू 10 की पावर -14। ये आपके नीट का ही क्वेश्चन 2017 का, 16 या 17 का, देख लेना मॉड्यूल में, ठीक है भाई? ये आएंगी प्रॉब्लम्स, मैं कह रहा हूं ना, ये जो फोटोन थ्योरी चल रही है इससे हर साल एक क्वेश्चन आया है, एवरी ईयर।
वन क्वेश्चन इज कमिंग एवरी ईयर, समझ, हर साल इस फोटोन थ्योरी में से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? कर लोगे इनको? चलो अगला क्वेश्चन लिखो। ए लाइट बीम कैरिंग पावर a light beam carrying power 10 watt incident normally on a perfectly incident normally on a surface, बस सीधे लिखो incident normally on a surface, 70% light is absorbed, 70% light is absorbed. Find magnitude of average force. Find magnitude of average force experienced by the surface. टोटल 10 वाट पावर आ रही है, कितनी एब्जॉर्ब होगी और कितनी रिफ्लेक्ट हुई? तो इसके अंदर देखो पार्टली एब्जॉर्प्शन पार्टली रिफ्लेक्शन है, तो इसमें दोनों फार्मूले लगेंगे, लेकिन वो फार्मूला लगाने से पहले आपको पावर रिफ्लेक्टेड पावर एब्जॉर्ब अलग अलग करनी पड़ेगी। एब्जॉर्ब पावर 10 वाट का 70% कितना हो गया ये 7 वाट, तो रिफ्लेक्टेड पावर 3 वाट। अब फोर्स आपको लेना है तो रिफ्लेक्शन के लिए 2 पावर रिफ्लेक्टेड बटे सी पावर एब्जॉर्ब बाय सी। अब ये फोर्स है रिफ्लेक्शन की वजह से, ये फोर्स है, ये फोर्स है और वो फोर्स है। अब दोनों आ तो सरफेस पे रहे ना, ये प्लस, अरे है कि नहीं बोलो भाई। तो बताइए अब आपके पास क्या आएगा, 1/c कॉमन आ गया, 2 पावर रिफ्लेक्टेड कितनी है 3 प्लस 7 ओके 13/c। 4 पॉइंट इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन, 4.3 इंटू 10 की पावर -8 न्यूटन। हाँ जी समझ में आएगी, कर लोगे इस तरह की प्रॉब्लम्स। ये अब तक क्या था, हम परफेक्टली एब्जॉर्प्शन और परफेक्ट रिफ्लेक्शन का केस लेके चल रहे थे। ये केस ऐसा है जिसके अंदर पार्शियल एब्जॉर्प्शन है पार्शियल रिफ्लेक्शन, तो जितना रिफ्लेक्शन पावर है उसका अलग फार्मूला लिख लो, जितनी एब्जॉर्ब पावर है उसका अलग फार्मूला लिख, ये है वही बात, हो जाएंगे ना ये, कर लोगे क्या इनको? ये तो इनको पहचान के तुरंत कर लें आप इसे, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, नेक्स्ट अपनी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कह दूं, आप लोगों ने देखना है कि क्वेश्चन के अंदर हमारी अप्रोच क्या बन रही, हम कोई सॉल्यूशन नोट करने थोड़ी आए हैं। आप सिर्फ ये देखो कि कैसे स्टार्टिंग करते हैं, कहां से हम वैल्यू उठा के लिखते हैं। आपका काम सिंपली इतना सा है,
एक एक लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, वैल्यूज को लिखते जाइए सिंबल के साथ, यूनिट के साथ। जैसे जैसे आप एक लाइन की वैल्यूज लिखते जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बना हुआ रहता है, आपको दोबारा पहली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती। नहीं तो जनरली क्या होता है, हम तीसरी लाइन पे जाते हैं तो पहली लाइन भूल जाते हैं, यूं लगता है कि भूल गए पहली लाइन, फिर वापस पढ़ने दौड़ते हैं उसको, ठीक है ना।
हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। यहाँ इंटरनेट का इश्यू हो गया था अभी एक, उस वजह से आपसे थोड़ी देर के लिए अलग हो गए थे। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चों ऑडियो वीडियो क्लियर हो तो यस करके बताएं। इसमें यस या नो लिखें आगे। हाँ जी, अभी हम पार्शियल एब्जॉर्प्शन पार्शियल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन कर रहे थे, यही हुआ था हमारा। अब इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा टेक्निकल एरर आ गई थी, इसलिए 10-15 मिनट का ब्रेक हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। आप चिंता ना करें, यहां पर आगे कुछ भी नहीं पढ़े थे, जैसा आपने देखा था वही लिखा हुआ था, मिटा दिया मैंने उसको। आप ये मत सोचें कि भाई क्लास चालू थी, बिल्कुल रोक दी गई थी क्लास, तो ऑनलाइन वालों आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलो देखिए, एक मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर का मास 20 ग्राम है, इसको एयर के अंदर फ्लोट रखना है। इसके लिए एक अरेंजमेंट किया गया, एक लाइट सोर्स लगाया गया। ये लेंस इस लाइट रे को पैरेक्सियल बना देता है। अब ये लाइट डालकर इसको फ्लोट कराने की कोशिश की जा रही है, ठीक है जी। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर द मिरर, in the given figure the mirror has to be kept floating in air. In the given figure the mirror has to be kept floating in air. For this purpose find, for this purpose find power of the source. For this purpose find power of the source if 30% light, if 30% light emitted from source, if 30% light emitted from source passes through lens, पहले बताइए इस लेंस को नीचे गिराएगा कौन? mg, वेट। इस mg को बैलेंस करना है तो क्या इसके लिए हम रेडिएशन फोर्स यूज में ले रहे हैं? बताइए, मिरर एब्जॉर्बिंग या रिफ्लेक्टिव? रिफ्लेक्टिव। तो 2 पावर बटा c। बताइए कौन सी पावर है जो मिरर पर पहुंची? लेकिन सोर्स की सारी पावर मिरर पे थोड़ी जा रही है, केवल उसका 30। सोर्स की पावर पूछी गई है और ये जो पावर पहुंची है मिरर पर, ये तो टोटल पावर का 30% है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 2/c, ये टोटल पावर ऑफ सोर्स इनटू 30। सही लिखा है क्या? सोर्स की जो पावर है उसका 30% मिरर पर पहुंचा है, सही है। बस वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए।
मास है 20 ग्राम, 10 की पावर -3 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10, 2, बट स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8, ये पावर ऑफ सोर्स। थ्री बाई 10, 3 से 3 कैंसल, 2 से ये 10 हो गया, है ना। 10 भी इधर आ गया, 1 2 और ये 3 हो गया ना, ये कट जाएगा। तो सोर्स की पावर आपके पास कितनी आ रही है? 10 की पावर 8 वाट। क्या मैं कह सकता हूं 100 मेगावाट? तो इस 20 ग्राम के मिरर को फ्लोट कराने रखने के लिए हमें चाहिए 100 मेगावाट। ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस हैं जैसे आपने एनएलएम में किए होंगे ना। ए प्लेट हैज टू बी केप्ट फ्लोटिंग इन एयर बाय थ्रोइंग मार्बल्स, करेगा ना क्वेश्चन, वही तो ये वैसे ही है। बस बस यहां पर मार्बल्स की जगह कौन है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है भाई। तो ये हमारा पावर इंटेंसिटी वाला, पावर इंटेंसिटी फोर्स वाला कंटेंट कंप्लीट होता है। और आजकल नीट के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। हर साल यहां से इस सेगमेंट से जो है क्वेश्चन आ रहा है। लगभग समाप्त हो चुका है अपना ये सेगमेंट। ठीक है, ये सेगमेंट लगभग कंप्लीट हो गया है। आपको मालूम है 2021 नीट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो भी इसी सेगमेंट से था। हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, मैं पहले ही बोल रहा हूं बार बार। इस साल जो क्वेश्चन था मैं इसलिए लिख रहा हूं बोर्ड पर क्योंकि आपके मॉड्यूल में नहीं है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। इस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको पावर दे रखी थी 3.3 × 10 की पावर -3 वाट। वेवलेंथ आपको दी थी 600 नैनोमीटर। बस ये पूछा था नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकेंड, ये क्वेश्चन था। ये इस साल का क्वेश्चन था नीट 2021 का। ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने किया था। अब इसके अंदर पावर इक्वल्स टू NSC बाय लैम्डा, n इक्वल्स टू P लैम्डा बटे SC। पावर कितनी? 3.3 × 10 की पावर -3। वेवलेंथ हो गई 600 नैनोमीटर, 10 की पावर -9 बटे SC, 2 × 10 की पावर -25। सॉल्व करें, ये हो गया 9.9 इंटू कितने हो गए? नहीं अभी इधर कितना, 25 ऊपर जाएंगी, 12 10 15, है ना। तो 10 की पावर 60 फोटोन पर सेकेंड। ये आपके मॉड्यूल में नहीं है इसलिए मैंने बोर्ड पे लिख दिया। हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, बड़े बड़े कंटेंट्स में नहीं आ रहा लेकिन इसमें से आ रहा है। ठीक है जी। और आपने कॉपी के अंदर जो कंसेप्ट पढ़े हैं ये गारंटी इनके बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा बस। ठीक है ना। इनकी अच्छी तरह आप प्रैक्टिस करें। तो आज जो है 10-15 मिनट का हमारा ब्रेक हो गया था, टेक्निकल एरर आ गई थी, कोई बात नहीं। बाकी अपन आगे कंटिन्यू कर देंगे, आगे लेनार्ड एक्सपेरिमेंट आने वाला है। ठीक है जी। तो अभी तो क्लास का टाइम हो गया है भाई। हाँ मॉड्यूल लाइए, मॉड्यूल 6। देखिए आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं घर से, घर से करके लाने हैं। एक तो बिगिनर बॉक्स 1 है, पेज नंबर 116। बिगिनर बॉक्स पेज नंबर 116, इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे क्वेश्चन करने हैं। बिगिनर बॉक्स 1, ओके। अब है एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, 51, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है। अब आते हैं सेकंड एक्सरसाइज में। सेकंड एक्सरसाइज आपकी नीट की एक्सरसाइज है। इसमें देखिए कितने क्वेश्चन आए, हर साल आता है एक। 3, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 3 5 8 10 10, उसके बाद 22, 22 के बाद 28। देखिए इतने क्वेश्चन तो फर्स्ट में नहीं थे जितने सेकंड में आ रहे हैं। सुन रहे हो बात को? तो 28 लिख लिया, 28, 32, 32,
ठीक है भाई, और ये 21 का तो लिखा ही दिया मैंने यहाँ। थर्ड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1, 7, 11। क्वेश्चन नंबर 1, 7, 11 इनको करिए आप। कल आपका टेस्ट है, टेस्ट के बाद कर लेना इनको, ठीक है। भी डाउट और निशान लगा लाना, क्लास में आते डिस्कस कर लूंगा मैं आपको, ठीक है जी। ओके बच्चों, हैव अ नाइस टाइम। ऑनलाइन वालों बाय बाय, ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय।